हेलो एवरीवन। आज हम डीबीटी के लिए क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारा 17 को एग्ज़ाम है और हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा है। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी में। उसमें हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस रहता है। कि जैसे कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हमारे, उनके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेल्स वगैरह ये सब होती हैं उसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, पर यूकैरियोट्स में है। और प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन वगैरह ये एब्सेंट होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ और चीज़ें होती हैं जिन्हें हम साइटोस्केलेटन की तरह कंसिडर करते हैं, बट यूकैरियोट्स में ये सब प्रॉपर होता है। साइटोस्केलेटन वगैरह जैसे हम एक्टिन, मायोसिन ये सब पढ़ते हैं। और प्रोकैरियोट्स के बारे में हम आगे बताएंगे कि क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइटोस्केलेटन का, जो उसकी सेल की शेप वगैरह मेंटेन करने में वर्क करता है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है कि ये किसको पास होने देगी अपने अपने अंदर से और किसे नहीं पास होने देगी अपने अंदर से। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी, मतलब उसके अंदर लिमिट्स होती हैं, हर चीज़ नहीं उसमें से पास हो सकती है। ठीक है। उसके अंदर परमिएबिलिटी बैरियर होते हैं। ठीक है। ये इसका फंक्शन है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करके रखना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और हम क्या जानते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी, वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। हमें पता है कि सबको नहीं पास होने देती है। और इसका वर्क क्या है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में बेसिकली काम करती है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसेप्टर भी होते हैं और जो भी सिग्नल आता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। ठीक है। और जो भी हम सेल सिग्नलिंग में बात करते हैं वो सब उसमें हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंपोजिशन जो होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसमें क्या है कि जैसे कि सबके अंदर अलग अलग होता है। कि जैसे हम बात करें आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन की कंपोजिशन है वो 49% है, और जो लिपिड है उसके अंदर वो 43% है, और कार्बोहाइड्रेट अप्रॉक्स 8% है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन है वो 80% है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिपिड है वो 18% है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन का जो परसेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आरबीसी। और माइलिन शीट के अकॉर्डिंग भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है, क्योंकि माइलिन शीट के अंदर 20% होता है। ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। अब इसके बाद जैसे लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। मतलब मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं, मतलब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये कैसा होता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसके अंदर नॉन पोलर भी है और पोलर भी साइड है। मतलब इसके अंदर पोलर हेड होता है और नॉन पोलर इसकी टेल होती है। ठीक है। तो इसके बाद जैसे कि जैसे कि लिपिड्स वगैरह डिज़ोल्व करे जाते हैं वाटर के अंदर, तो आपको पता है वो किस तरीके से, मतलब डिज़ोल्व नहीं होता है, अलग रहता है। और अलग अलग तरीके से जैसे लिपोसोम लिपिड्स बैग बन जाते हैं। तो जो लिपोसोम लिपिड्स बैग्स होते हैं वो काफ़ी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होते हैं, और इनका फंक्शन भी होता है जैसे ड्रग डिलीवरी के अंदर हम लिपोसोम का यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर हमारी हमारी जो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो या जो इसके अंदर अगर लिपिड्स हमें पता है 3 तरह के होते हैं, जैसे कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। ठीक है। जिसमें 3 होते हैं ग्लिसरॉल, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल में 2 होंगे। ठीक है। ऐसे ही मोनोएसाइल ग्लिसरॉल होता है। उससे क्या बनता है, वो हमारा एक तरीके से माइसिल्स का फॉर्मेशन, मतलब डिटर्जेंट में जो फॉर्मेशन होता है ना, जैसे उसी तरीके का होता है ये। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो लिपोसोम है ना सॉरी लिपोसोम जो है रिकॉग्नाइज करे जाते हैं फैगोसाइटोटिक सेल के थ्रू। तो ये फैगोसाइटोटिक सेल जो है वो फैगोसाइटोस कर लेती हैं लाइपोसोम को। ठीक है। और इसी इसी को हम लाइपोफेक्शन भी बोलते हैं। अब हम लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि फोस्फोलिपिड होते हैं हमारे और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ठीक है।
इस तरीके से होते हैं, मतलब ग्लिसरॉल बेस्ड होते हैं और स्पेंगोसिन बेस्ड होते हैं। बेसिक क्या है कि या तो ग्लिसरॉल होगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर या स्पेंगोसिन होगा, ठीक है, और उसमें भी फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड होंगे, ठीक है। अब जो ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, स्पेंगोसिन से ज़्यादा ग्लिसरॉल वाले पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये मैंने बताया था ना आपको, जैसे डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है इसी को ग्लिसरोलोमोसोम्स भी कहा जाता है, जो कि हमारे एडिपोज टिश्यूज में पाया जाता है, मतलब जो फैट की ड्रॉपलेट होते हैं ना, ये उनका फॉर्मेशन करता है। और जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, ये जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल होता है ये हमारा मेम्ब्रेन लिपिड होता है। और जो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल है ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है। बट हम बेसिकली डाइएसाइल ग्लिसरॉल के बारे में बात करेंगे। और जो हमारी जैसे कि मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, वो पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल्स होती हैं। तो जो पोलर हेड होता है वो किससे इंटरेक्ट करता है, वाटर से, और जो नॉन पोलर टेल्स होती हैं वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से वो दूर रहती हैं, ठीक है। तो पोलैरिटी बढ़ाने के लिए हेड की, तो उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है, किस पे, ग्लिसरॉल के हेड के ऊपर, मतलब ग्लिसरॉल पे फोस्फेट का एडिशन करते हैं। और जब फोस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल मिल जाते हैं, इसी को हम फोस्फेटिडिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इस पर कोई बल्कि ग्रुप ऐड करेंगे तो इसको हम बोलेंगे फोस्फेटिडिक एसिड। और इसमें जैसे कि हमने किसी बल्कि ग्रुप को ऐड करा है ना, तो जैसे ही फोस्फेटिडाइल कोलिन है, मतलब कोलिन ऐड कर रहे हैं तो फोस्फेटिडाइल कोलिन हो गया, फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल हो जाएगा, इनोसिटॉल ऐड करा है, इथेनॉल अमीन ऐड करा है तो फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, सीरीन ऐड करा है तो फोस्फेटिडाइल सीरीन, ठीक है। अब बेसिकली थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोलिन होता है, फोस्फेटिडाइल कोलिन जो होता है ना, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, एक्सोप्लाज्मिक फेज मतलब सेल के बाहर की तरफ, ठीक है। अगर मैं साइटोप्लाज्मिक फेज बोलूँगी तो वो सेल के अंदर की तरफ होगा। और बैक्टीरिया में फोस्फेटिडाइल कोलिन नहीं होता है। और अगर हम फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल की बात करें तो ये साइटोप्लाज्मिक फेज की तरफ होता है, और ये आपको पता है सेल सिग्नलिंग में काम करता है, इसकी वजह से वो ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ये सब हम सेल सिग्नलिंग में रिवाइज करेंगे। फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया आपको कि कोलिन जो होता है वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, पर जो फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन है ये बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो है ये साइटोप्लाज्मिक फेज की तरफ होता है ये भी, ठीक है। और फोस्फेटिडाइल सीरीन ये सबसे बढ़िया है हमारा, ये क्या करता है, जैसे नेट, मतलब इस मेनली ये किस साइड होता है, साइटोप्लाज्मिक साइड में होता है, मतलब साइटोसोलिक फेज की तरफ होता है। बट इसके अंदर क्या होता है कि इन केस अगर ये बाहर की तरफ आ जाए तो ये एक तरीके से ईट मी सिग्नल की तरह काम करता है, मतलब एपोप्टोटिक सिग्नल होता है ये, जो कि एक तरीके से सेल में एपोप्टोसिस का काम कराता है। तो फोस्फेटिडाइल सीरीन जो है वो वैसे साइटोप्लाज्मिक फेज की तरफ है, बट जब सेल की डेथ होने वाली होती है तो वो बाहर की तरफ आ जाता है और एपोप्टोसिस हो जाती है, ठीक है। और इसकी एफिनिटी जो होती है ना, इसकी एनेक्सिन 5 से बहुत ज़्यादा, मतलब ये डाई है, इससे बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ मतलब इस सेल में एपोप्टोसिस होने वाला है या नहीं, क्योंकि ये डाई के थ्रू उसमें कलर शो होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने सीरीन, इथेनॉलमीन, इनोसिटॉल, कोलिन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन किस साइड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है समटाइम। और इसी में कार्डियोलिपिन भी होते हैं, ये जो होते हैं ये डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल होते हैं। ये क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं, किधर होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है और बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। इनके हिसाब से पूछ लिया जाए कार्डियोलिपिन कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मतलब बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। सल्फोलिपिड, तो सल्फोलिपिड भी होते हैं जो मतलब सल्फर साइकिल्स जो होती हैं ना प्लांट्स में, मतलब प्लांट्स में बेसिकली ये पाए जाते हैं। और ये फोस्फोलिपिड्स हमने सारे बात कर लिया। अगर इन केस फोस्फेट नहीं है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड।
तो इसमें क्या आते हैं, मतलब इसमें हमारी शुगर्स वगैरह ऐड हो जाती हैं। तो ये जो होता है ना गैलेक्टोलिपिड्स जो होते हैं ना प्लांट के अंदर, ये एक तरीके से ग्लाइकोलिपिड है जो कि ग्लिसरॉल बेस्ड है। ठीक है, अभी हम स्पिंगोसीन में भी बात करेंगे कि स्पिंगोसीन में भी अलग अलग होते हैं, फोस्फोलिपिड अलग होते हैं, ग्लाइकोलिपिड अलग होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं कि जो बॉन्ड होता है मतलब वो कौन सा होता है, बेसिकली ईस्टर बॉन्ड होता है इसमें। और जो फोस्फोलिपिड है वो कंटेन करता है डी ग्लिसरॉल। ठीक है, डेट इज़ लिंक्ड विद फैटी एसिड चेन। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था ना कि पोलर हेड होता है, और फिर जो आपकी टेल्स होती हैं वो फैटी एसिड की चेन्स होती हैं जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, वो ईस्टर बॉन्ड बनाती हैं ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, तो ग्लिसरॉल कौन सा है हमारी बॉडी में, डी ग्लिसरॉल। इन केस क्वेश्चन आए या कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं डी ग्लिसरॉल होता है हमारे अंदर, और एल ग्लिसरॉल किस में होता है, आर्की के अंदर। जो आर्किया है उसके अंदर एल ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एक्सेप्शन है आपका, जैसे ईस्टर बॉन्ड होता है हमारे अंदर, वैसे ही प्लाज्मेलोजन जो होता है और आर्किया जो होता है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, ईथर बॉन्ड होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और आर्किया में एक और एक्सेप्शन होता है क्या, कि जो मतलब ईथर बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, और आर्किया क्या है बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है। तो इसके अंदर जो चेन होती है ना फैटी एसिड की चेन, वो भी कैसी होती है, आइसोपेरेनॉइड डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही अच्छी मतलब स्टेबल ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आइसोपेरेनॉइड की इसके अंदर चेन होती है। एक और चीज़ होती है जैसे कि इनके अंदर आर्किया के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड भी पाए जाते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से मतलब अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती है, चेन ज़्यादा रिजिड हो जाती है। ठीक है, अब मैं स्पिंगोसिन लिपिड्स के बारे में बताऊंगी आपको। जो स्पिंगोसिन लिपिड्स होते हैं, स्पिंगोसिन और फैटी एसिड चेन जब मिल जाती है ना तो उसे बोलते हैं सेरामाइड। ठीक है, और इसी सेरामाइड में अगर मैं कुछ भी ऐड करूँ तो उसकी बेसिस पे मतलब वो, जैसे कि अगर मैंने इसमें स्पिंगो फॉस्फेट मतलब जैसे स्पिंगोसिन है, स्पिंगोसिन में मैंने क्या ऐड करा था, सबसे पहले फैटी एसिड। तो फैटी एसिड ऐड करने के बाद ये क्या बन गया, सेरामाइड। ठीक है, और इसमें अगर मैं फॉस्फेट और कोलिन जोड़ दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोकोलिन। ठीक है, तो इसमें क्या फ़र्क होता है, जो स्पिंगोसिन होती है ना उसके अंदर एक ही फैटी एसिड की चेन होती है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ओनली वन फैटी एसिड चेन रिलीज़ होगी, और जो हमारा डायसाइल ग्लिसरॉल था ना उसमें 2 फैटी एसिड की चेन रिलीज़ होती थी। अब इसमें भी मैंने बताया था आपको फोस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड रहते हैं, तो फोस्फोलिपिड जो होते हैं वो स्पिंगोमाइलिन होते हैं, ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो सेरामाइड और ग्लोबोसाइड ये हमारे होते हैं ठीक है, अब जो स्पिंगोमाइलिन जो मैंने बताया था आपको, स्पिंगोमाइलिन इज़ अ फोस्फोलिपिड। ठीक है, तो ये जो होता है माइलिन शीट में काफ़ी एबंडेंस में होता है, एज अ इंसुलेटर काम करता है, न्यूरॉन में मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है कि अगर सिंगल शुगर अटैच्ड है, मतलब जो हमारा सेरामाइड है उसमें सिंगल शुगर अटैच है तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। ठीक है, मतलब सेरेब्रोसाइड मतलब ग्लूकोज की है तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड, गैलेक्टोज की है तो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड। ठीक है, और इन केस अगर उसके अंदर जो शुगर है वो ओलिगोसैकेराइड है, मतलब जो शुगर है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम उसे बोलेंगे ग्लोबोसाइड। ठीक है, मतलब सिंगल थी तो सेरेब्रोसाइड, और बहुत बड़ी है तो ग्लोबोसाइड या फिर गैंग्लियोसाइड। तो गैंग्लियोसाइड मोनोसियालेट भी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसे GM1 GM2 इस तरीके से इन्हें नाम दिए गए हैं। ठीक है, सियालिक एसिड को क्या बोलते हैं, मतलब ये इसको सियालिक एसिड भी बोलते हैं, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, इसको नाना करके मतलब इसकी फॉर्म होती है, मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड जो होता है वो 9 कार्बन की शुगर है। ठीक है, तो जो सियालिक एसिड होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, मतलब ये एक तरीके से सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम करता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन सियालिक एसिड मैंने आपको बताया था एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड है। सियालिक एसिड जो है ना वो एक तरीके से रिसेप्टर का काम करता है, किसके लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, कोलेरा के लिए। ये एक तरीके से
इन्फ्लुएंजा है, ये सारे वायरस है, तो ये इनके लिए क्या एक तरीके से रिसेप्टर की तरह काम करता है और ब्लड ग्रुप डिटरमिनेंट का भी काम करता है। ठीक है, तो ये जो है ना फोस्फेटिडाइल कोलिन, इथेनॉल अमीन, इनोसिटॉल, मतलब इनका जो सिंथेसिस होता है, सीरीन, सेरामाइड, ये सब का जो सिंथेसिस होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक फेज। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फेज की तरफ इनका मतलब सिंथेसिस होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि SCR के अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्क्रैम्बलेस प्रेजेंट होता है जो कि एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कराता है एक्सोप्लाज्मिक फेज का। तो डिफरेंट होता है ये, मतलब आउटर इन्वायरमेंट के लिए। तो स्क्रैम्बलेस का क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्टर है एक तरीके से, मतलब इसको कोई एनर्जी वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, जो फ्लिपेज और फ्लोपेज है उन्हें एनर्जी चाहिए, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स को जहाँ से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। इसलिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कराता है कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से हटा के जहाँ कम है वहाँ कर दिए, तो सब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा है। ठीक है, तो SCR में कौन है हमारा? स्क्रैम्बलेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, वहाँ से जब SCR से निकलेगा वेसिकल बनेगा, उसके बाद क्या है इसमें फ्लिपेज फ्लोपेज वर्क करेंगे। ठीक है, फ्लिपेज फ्लोपेज का मैंने आपको बताया एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं ये। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो सिंथेसाइज होते हैं टुवर्ड एक्सोप्लाज्मिक फेज, वो एक्सोप्लाज्मिक फेज के ही तरफ रहते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि जो जिसको जिस साइड भेजना है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसका सिंथेसिस कराते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक तरीके से टूटी फ्लूइड है जिसमें लिपिड्स शोज मूवमेंट करता है। फ्लूइडिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो डिटरमाइन करता है, मतलब ये जो लिपिड्स हैं ये इसके अंदर मूवमेंट होता है, ये इसके वजह से जो लिपिड्स के अंदर मूवमेंट होता है ना, ये फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इन केस मान लो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी तो मेम्ब्रेन फ्रीज हो जाएगी, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी तो मेम्ब्रेन एकदम फ्लो करने लगेगी। तो उस तरीके से रहता है। तो मूवमेंट करते हैं जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मूवमेंट होते हैं, डिफरेंट तरह का होता है। जैसे कि कोई बॉबिंग टाइप का कर रहा है, कोई फ्लैक्स जोन टाइप का कर रहा है, कोई फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, मतलब सबका अलग अलग है। ठीक है, मतलब कोई 360 डिग्री घूम रहा है, कोई 180 डिग्री घूम रहा है, कोई लेटरल मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से मूवमेंट होते हैं। ठीक है, बाकी ये है, इन केस अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है फ्लिपेज या फ्लॉपेज के बेसिस पे, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। जो फ्लॉपेज होता है वो क्या करता है, लिपिड का जो मूवमेंट कराता है किस साइड से, फ्रॉम इनर टू आउटर। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोग जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ करा रहा है वो फ्लिपेज है, और जो साइटोसोलिक साइड से एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की तरफ करा रहा है वो फ्लॉपेज है। मतलब अंदर से बाहर, मतलब साइटोसोल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लॉपेज करा रहा है, और बाहर से अंदर वो कौन करा रहा है, हमारा फ्लिपेज। पर ये दोनों ही ATP का यूज़ करते हैं। पर स्क्रैम्बलेंस क्या करता है, मतलब वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे मूवमेंट कराता है ना, और कोई ATP का यूज़ भी नहीं करता है। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे मूवमेंट के बारे में। थोड़ा सा मतलब बेसिक पता होना चाहिए मूवमेंट के बारे में, इन केस अगर कोई पूछे या कोई क्वेश्चन बनता है इसके बेसिस पे, तो हमें इतना पता होना चाहिए इसमें मूवमेंट के बारे में कि अगर अगर चेन लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जो फैटी एसिड की चेन लेंथ है वो ज़्यादा है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे। इंटरेक्शन बढ़ जाएगा ना तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, और अगर फ्लूइडिटी कम है, ठीक है, तो उसका TM बढ़ जाएगा। और अगर इन केस में क्या है, अगर ये किसके केसेस में हो रहा है कि चेन लेंथ के बेसिस पे, अगर चेन लेंथ बड़ी थी तो TM भी बढ़ गया क्योंकि इंटरेक्शन हो गए थे ज़्यादा। ठीक है, और इन केस चेन लेंथ कम हुई, चेन लेंथ कम होने से इंटरेक्शन कम हुआ तो फ्लूइडिटी ज़्यादा हो गई, फ्लूइडिटी ज़्यादा हो गई तो TM कम हो गया। ठीक है, और अनसैचुरेशन वाले केस में क्या होगा, अनसैचुरेशन मतलब दो केसेस है ना, एक लेंथ के बेसिस पे है, फ्लूइडिटी को हम दो केसेस में मेजर करते हैं, एक तो चेन लेंथ
और दूसरा सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। अब अनसैचुरेशन वाले केस में क्या होगा भैया, अगर अनसैचुरेशन ज़्यादा है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब अनसैचुरेशन होता है ना तो किंक आ जाता है, और किंक आने की वजह से वो ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पाती जो चेन लेंथ है। तो जब इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगी, अनसैचुरेशन होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम होंगे। तो इंटरेक्शन कम है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा है। भाई कम इंटरेक्ट करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, बॉन्ड नहीं बनेंगे, मतलब एक तरह से बॉन्ड नहीं, मैं ये कह सकती हूँ इंटरेक्शन कम होंगे, दूर दूर रहेंगे, उससे फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी तो टीएम कम हो जाएगा आपका। मतलब हमें ये याद रखना है इस तरीके से कि फ्लूइडिटी अगर बढ़ रही है तो जो हमारा टीएम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। ये इसमें जैसे टीएम और हमारा जो भी था वो हमने अच्छे से समझ लिया है। बाकी कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के कि जैसे अगर किसी बैक्टीरिया को हम इस तरीके से इस टेम्परेचर पे रख रहे हैं, मतलब ठंडे से गर्म में रख रहे हैं, गर्म से ठंडे में रख रहे हैं, उस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो उस जैसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, जो थर्मोफिलिक है ऑब्वियसली उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब उसके अंदर फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। भाई टेम्परेचर ज़्यादा है, फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लूइडिटी को मुझे कम करना है, फ्लूइडिटी हो तो जाएगी ज़्यादा पर मुझे बैक्टीरिया को सर्वाइव करना है, तो वो कम करेगा उसे फ्लूइडिटी को। वो कम कैसे करेगा, वो क्या करेगा कि जो चेन है ना वो लॉन्ग हो जाएगी, मतलब लॉन्ग चेन लेंथ जो है बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे। और क्या, सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो उससे भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में क्या होगा, सैचुरेटेड होगा और लॉन्ग चेन होगी। और अगर हम साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया की बात करें जहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो उस केस में क्या होगा, चेन लेंथ शॉर्ट हो जाएगी और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब थोड़ा मतलब कंप्लीटली उसका रिवर्स है। अब स्ट्रॉल की बात कर लेते हैं, वो भी टेम्परेचर बफर का काम करता है, प्लांट्स एनिमल में पाया जाता है। हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ईस्ट के अंदर एर्गोस्ट्रॉल होता है, मतलब सॉरी ईस्ट के अंदर आई थिंक थोड़ा मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं आपको इसको बाद में क्लियर करूँगी, बट आई थिंक ईस्ट के अंदर एर्गोस्ट्रॉल ही होता है। और काफ़ी तरीके के अलग अलग स्ट्रॉल होते हैं, मतलब कुछ प्लांट्स में होते हैं, कुछ एनिमल्स में होते हैं। और जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, जैसे टेम्परेचर बफर का काम करता है, तो इसके अंदर खाली एक ही OH ग्रुप होता है, तो इसलिए ये ईजिली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया में आप ये याद रखना कि बैक्टीरिया में मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, स्ट्रॉल के जगह मतलब क्या होता है, होपेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वॉइड स्पेस को कम कर देता है फोस्फोलिपिड के बीच में, मतलब इसकी, और इसके बारे में क्या है, इसकी जो एफिनिटी है बहुत ज़्यादा होती है स्पिंगोलिपिड के साथ। और ये क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को, और ये अलाउ नहीं करता लिपिड टू मूव। ठीक है, मतलब बहुत दूर, टू मूव वेरी फार, और क्लोज एग्रीगेशन, मतलब बहुत दूर भी नहीं जाने देगा, बहुत पास भी नहीं आने देगा लिपिड्स को। तो इससे क्या है, मतलब एक तरह से मेंटेन करके रख रहा है, ना ज़्यादा फ्लूइडिटी बढ़ा रहा है ना ज़्यादा कम होने दे रहा है। तो इसलिए हम इसे टेम्परेचर बफर का काम करते हैं। इसलिए हम लोग AC से जैसे ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चले जाते हैं तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कौन है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में। तो मेम्ब्रेन्स के प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं इसे, और सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होता है इंट्रिंसिक, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, और कौन सा होता है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होता है हमारे पास। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन में अब जैसे पेरिफेरल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक है, सरफेस प्रोटीन है। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ना, ये अटैच होते हैं मेम्ब्रेन सरफेस टूवर्ड साइटोसोलिक फेस और एक्सोप्लाज्मिक फेस। ठीक है, मतलब प्रेजेंट तो हैं पेरीफेरी के साइड पे, पर कहीं भी हो सकते हैं, मतलब साइटोसोलिक साइड पे भी हो सकते हैं और एक्सोप्लाज्मिक साइड पे भी हो सकते हैं। और जो इंट्रैक्शन होता है ना इनके अंदर, वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है इनके अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो होता है, अगर हमें उसे ब्रेक करना है तो हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, सॉल्ट का ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसका सेपरेशन कर सकते हैं। तो इंट्रैक्शन हमें पता चल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, अब नेक्स्ट कम टू इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो इंटीग्रल, इंट्रिंसिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ना, तो ये जो होते हैं, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो तो स्पैन करते हैं मेम्ब्रेन को एटलीस्ट 1 बार या उससे मल्टीपल टाइम, और जो इंट्रिंसिक वाले प्रोटीन होते हैं ना, ये ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं होते, मतलब ये पूरा स्पैन नहीं करते, ये अंदर तो जाते हैं बट कम्प्लीटली स्पैनिंग नहीं होती इनके अंदर। तो ट्रांसमेम्ब्रेन में भी क्या होता है कि जैसे हमारे ग्लाइकोफोरिन है, आरबीसी में जो प्रोटीन होता है ग्लाइकोफोरिन इज़ प्रेजेंट ऑन आरबीसी, ठीक है। तो ग्लाइकोफोरिन जो है ये ओनली 1 टाइम स्पेंड करता है। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन अगर बनता है कि आरबीसी पे कौन सा होता है, तो ग्लाइकोफोरिन होता है, स्पेंड कितनी बार करता है, 1 टाइम करता है। और बैंड 3 जो है वो 14 टाइम्स करता है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। और जीपीसीआर ये 7 टाइम स्पेंड करता है। जीपीसीआर है बैक्टीरियोरोडोप्सिन है, ये 7 टाइम्स क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब वेरियस ट्रांसपोर्ट एंड चैनल प्रोटीन नोट करते हैं हम, जैसे कि अगर कि बहुत सारे मतलब चैनल प्रोटीन हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं, तो जितने भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ना वो कैसे हैं, अल्फा हेलिक्स हैं नेचर में। कैसे हैं, मतलब अल्फा हेलिक्स हैं, ज़्यादातर तो अल्फा हेलिक्स ही हैं और बहुत कम हैं जो बीटा शीट वाले फॉर्म में भी हैं। जैसे कि पोरिन प्रोटीन है, ये कैसा है, ये हमारा ये आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट मतलब होता है, और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है पोरिन प्रोटीन। और कहाँ पे होता है, ये क्लोरोप्लास्ट की भी आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी पोरिन पाया जाता है, ठीक है। तो पोरिन किस किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की भी बाहर की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का मतलब आप जानती हैं, और हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, पॉजिटिव पे नहीं, ग्राम नेगेटिव पे। और आई थिंक आपको पता होगा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, दोनों ही मतलब इनके बारे में भी हम आगे काफ़ी सारे लेसन अभी और भी लेंगे जिसमें हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इनका डिफरेंस और जो भी है। और नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रिक्वायर्ड टू क्रॉस अल्फा हेलिक वंस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कितने हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हमें चाहिए होते हैं एक बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, तो एटलीस्ट 20 होने चाहिए, ठीक है। 20 अमीनो एसिड अगर हैं तो हम कह सकते हैं 80 to 20 में कि हाँ ये मतलब एक बार स्पेंड करा होगा ये प्रोटीन। तो इसको कैलकुलेट भी करा जा सकता है किस तरीके से, कि जो हमारी हाइड्रोफोबिक कोर लेंथ है वो कितनी है, और 2 अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस हमें पता है कि 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। डिस्टेंस पता है 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, और हाइड्रोफोबिक कोर लेंथ हमें पता है कि जो लेंथ है वो कितनी है मेम्ब्रेन में, वो 30 एंगस्ट्रॉम है। तो इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि 20 अमीनो एसिड एटलीस्ट हमें चाहिए ताकि क्रॉस कर सके मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन को हम हाइड्रोपैथी प्लॉट के थ्रू पता लगाते हैं कि इसमें क्या होता है, कि हाइड्रोपैथी प्लॉट में क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव जो है, ग्राम पॉजिटिव जो है, तो इसमें अलग अलग रहता है। जैसे कि मतलब ग्राम नेगेटिव में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, आपको पता ही है, और ग्राम पॉजिटिव में क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहती है। तो होगा क्या कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं, अगर उनको हम लोग जैसे कि वाटर में रखेंगे तो उस तरीके से जो उनका ग्राम पॉजिटिव, जैसे कि वाटर में रखते हैं ना हम, तो सॉरी ग्राम पॉजिटिव मैं बोल रही हूँ, सॉरी गैस फ्री एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि वाटर जो है उसके लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो 20 अमीनो एसिड एटलीस्ट अगर आ रहे हैं, मतलब जो प्लॉट हम बनाएंगे ना, तो उस प्लॉट में अगर जो डेल जी है हमारा, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है एटलीस्ट 20, देन इट इज़ क्या है कि मतलब 20 मतलब एक बार स्पेन करा है इस मेम्ब्रेन ने, और 20 से कम आ रहे हैं, काफ़ी कम आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि स्पेन नहीं करा है। या फिर 20 से भी ज़्यादा आ रहे हैं, बार बार स्पेन कर रही है, तो वो भी हम उस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोपैथी प्लॉट।
ठीक है। सेपरेशन जो होगा मेम्ब्रेन प्रोटीन का वो किसके थ्रू होगा? डिटर्जेंट के थ्रू। क्यों? जैसे कि हमने अभी देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जब था तो हमने सॉल्ट का यूज़ करा था, है ना। अब यहाँ पे ये जो है ना मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है, अंदर की साइड हाइड्रोफोबिक अमीनो, जो हाइड्रोफोबिक होंगे अमीनो एसिड होंगे प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं इसकी सेपरेशन के लिए। और अगर हम बात करें कि जो इसके अंदर बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होंगे, जैसे हमने देखा था वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज़्यादा थे, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे। और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल इंटरेक्शन भी होंगे। तो थोड़ा कंपैरेटिव हम स्टडी करेंगे तो हमें याद रहेगा अपने एग्ज़ाम में कि किस तरीके से हमने पढ़ा था। तो उसमें इसके बाद क्या है, डिटर्जेंट से मैंने आपको बताया कि ये सेपरेट करे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन का मतलब डिटर्जेंट के साथ इस तरीके से ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि मतलब ऐसे सेपरेशन हुआ है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, सब चीज़ें हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमने हाइड्रोफोबिक रीजन को अगर हम बिना हाइड्रोपैथी प्लॉट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोटो एफिनिटी डाई का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फोटो एफिनिटी डाई का। ये क्या है? ये डाई अमीनो फ्लोरीन, मतलब इसे कहते हैं डाई अमीनो फ्लोरीन। इसकी ना हाइड्रोफोबिक रीजन से बहुत बढ़िया दोस्ती है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वाली एफिनिटी है। तो क्या होता है, ये जो डाई अमीनो फ्लोरीन है DAF, ये क्या करेगा, ये सारे हाइड्रोफोबिक रीजन से बाइंड, मतलब एफिनिटी रखता है, ये उसके पास जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले DAF डालेंगे, उसके बाद अगर हम डिटर्जेंट डालते हैं तो डिटर्जेंट डालने के बाद पार्शियल डाइजेशन होगा। जब डाइजेशन होगा ना डिटर्जेंट से, मतलब पहले तो डिटर्जेंट डालेंगे, वो सेपरेट होके मेम्ब्रेन पूरी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि कितने मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है जो भी है, तो हम इसका डाइजेशन कराएंगे प्रोटीएज से। तो प्रोटीएज कहाँ पे क्लीव नहीं कर पाएगा? जहाँ पे डाई बाइंडिंग होगी, और फिर हम उसे उसका SDS पेज करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जितने बैंड्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे कितने स्पैनिंग रीजन हैं। 3 बैंड्स आ रहे हैं तो 3 स्पैनिंग रीजन है क्योंकि प्रोटीएस बीच में कट नहीं लगा पाएगा, किसके वजह से? DAF की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की। ये जो होते हैं इनके अंदर मैंने आपको उसका बताया था हाइड्रोफोबिक, किसका? ट्रांसमेम्ब्रेन वालों का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया था मैंने किसके लिए? जो पेरिफेरल थे। अब लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होते हैं, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन इन्हीं का होता है, और ये ब्रेक नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट ब्रेक बाय सॉल्ट और डिटर्जेंट के थ्रू ये ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसे ब्रेक करते हैं? कैन ब्रेक बाय सर्टेन एंजाइम, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे मिरिस्टिक अमाइड एंकर प्रोटीन है, ये 14 कार्बन का फैटी एसिड है, मतलब इसके अंदर कितने कार्बन हैं? 14। मतलब ऐसा अगर कुछ भी हमें पता होना चाहिए, एक तो इसके अंदर अमाइड बॉन्ड है, ठीक है। जो मिरिस्टॉल एंकर्ड प्रोटीन है, ये पहली चीज़ साइटोसोल की तरफ होता है, दूसरी चीज़ अमाइड बॉन्ड होता है, तीसरी चीज़ 14 कार्बन के फैटी एसिड होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है G अल्फ़ा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिरिस्टाइलेशन की। तो मिरिस्टाइलेशन जो है इसके अंदर, तो वो कैसे होता है, मतलब को ट्रांसलेशनल होता है, मतलब ट्रांसलेशन के साथ साथ ही इसका मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन के साथ साथ ही मिरिस्टाइलेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थायो ईस्टर लिंक प्रोटीन की, ठीक है। तो मिरिस्टाइल वाला मैंने आपको बता दिया था 14 कार्बन का होता है, थायोस्टर वाला 16 कार्बन का होता है। ट्रांसफेरिन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है, उसका था G अल्फ़ा, इसका है ट्रांसफेरिन, ठीक है, 16 कार्बन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें हाँ ईस्टर बॉन्ड होता है। मिरिस्टिक वाले में, मिरिस्टॉल एंकर्ड वाले में था हमारा अमाइड बॉन्ड, ठीक है। और थायोस्टर नाम ही है उसका, तो ईस्टर बॉन्ड ऑब्वियसली है इसमें। और फार्नेसाइल एंकर्ड वाले में, इसमें क्या है कि ये फार्नेसाइल चेन होती है, हमेशा याद रखना फार्नेसाइल चेन 15 कार्बन की होती है। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? अभी हमने दोनों बॉन्ड पढ़ लिए, अमाइड ईस्टर, और इसमें ईथर बॉन्ड होता है, किसके बीच में? सिस्टीन और प्रिनाइल ग्रुप के बीच में,
इसमें ईथर बॉन्ड होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रास प्रोटीन, राप, ये सब, ठीक है। और प्रिनाइल चेन का एडिशन या फार्नेसाइल का चेन का एडिशन को प्रिनाइलेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, मतलब मिरिस्टाइलेशन हमने कहा था को ट्रांसलेशन होता है, बट ये जो फार्नेसाइल या फिर हम कहें प्रिनाइलेशन जो होता है ना, ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। और मैंने आपको क्या बता दिया, इसमें बॉन्ड्स वगैरह बता दिए। एग्जाम्पल आपको तीनों के याद होने चाहिए, जी अल्फ़ा मिरिस्टाइलेशन का, थायोस्टर का ट्रांसफेरिन, और फार्नेसाइल एंकर्ड का एग्जाम्पल है रासरा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ग्लाइकोसाइल फोस मतलब GPI एंकर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है ग्लाइकोसाइल फोस्फेटाइल इनोसिटॉल एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। प्रेजेंट किधर होता है, ये एक्सोप्लाज्मिक फेस की तरफ। सिंथेसिस कहाँ होता है इसका, सिंथेसिस इसका होता है कहाँ पे, RER ल्यूमेन की तरफ। उसके बाद वेरिएबल सरफेस ग्लाइको प्रोटीन जो होते हैं ना, ट्रिपेनोजोमा के जो सरफेस प्रोटीन होते हैं वो मतलब चेंज होते रहते हैं, मतलब जब तक हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी तब तक चेंज हो जाता है। तो ये जो है ना, ये किस में होता है, ये इसी में होता है, GPI एंकर्ड प्रोटीन ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ये एक्सोप्लाज्मिक फेज में है, वो सारे साइटोसोलिक फेज में थे, कौन से, मिरिस्टाइलेशन और ये थायोस्टर, फार्नेसाइल एंकर्ड, ये सारे जो थे ये किधर थे, साइटोसोलिक साइड, ठीक है। ये सारे लिपिड एंकर्ड वाले हैं, ठीक है। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। सिंगल एंड निकोल्सन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसके बारे में क्या है, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड जो है, बहुत सारे मॉडल आए थे, तो बस इतना याद रखना कि सेंगर और निकोल्सन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वही हमने सबसे ज़्यादा मतलब उसको एक्सेप्ट करा है, ठीक है। और जो फ्राई और एडिडिन एक्सपेरिमेंट था उसने ये बताया था जो प्रोटीन होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो भी मोबाइलिटी शो करते हैं। उसने सेल फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट करा था सेंडाई वायरस का यूज़ करके। इसके बाद फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर ब्लीचिंग, मतलब फ़ोटो ब्लीचिंग जो होता है ना, फ्रैप करके एक टेक्निक होती है जिससे हम प्रोटीन की मोबिलिटी का पता लगाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब हम लोग किसी सेल को ग्रीन फ्लोरोसेंट टैग करते हैं, है ना। उसके बाद फ़ोटो ब्लीचिंग करते हैं। फ़ोटो ब्लीचिंग करने के बाद जो फ़ोटो ब्लीचिंग करते हैं ना, तो उसके बाद क्या देखते हैं, फ्लोरोसेंस की रिकवरी होती है। किसके वजह से, क्योंकि प्रोटीन क्या कर रहे हैं, मोबिलिटी शो कर रहे हैं, तो मूवमेंट होता है, तो उससे हम पता लगाते हैं कि प्रोटीन के अंदर मोबिलिटी है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि प्रोटीन क्या है क्या नहीं है, मतलब कितनी बार, मतलब मल्टी पास है, कितनी बार है, ये सब मतलब मल्टी पास है या सिंगल पास है, ठीक है। तो ये भी हमें पता लग जाता है, क्योंकि जैसे कि सिंगल पास अगर प्रोटीन होगा ना तो उसकी मोबिलिटी फास्ट होगी, है ना। और मल्टी पास जो होगी उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर साइटोस्केलेटन से एसोसिएटेड है वो, तो उसकी जो मोबिलिटी है वो और भी कम होगी। तो इस तरीके से अगर हमें टाइम दे रखा हो 3 प्रोटीन का, कि एक का है 10 मीटर पर सेकंड, एक का 5 है मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर के माइक्रोमीटर होता है, बट बेसिकली मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि 10 है, 5 है, 20 है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसका टाइमिंग है, 20। तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग का मतलब सबसे ज़्यादा स्लो है, सबसे ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी जो एक जो प्रोटीन है जिसकी 20 है, ठीक है, और तो उसमें मैं ये बोलूँगी कि या तो स्पैनिंग सबसे ज़्यादा है, तो उस केस में ये केस हो सकता है कि स्पैनिंग सबसे ज़्यादा हो। और अगर मैं कहूँ उसका टाइमिंग कम है तो मैं कहूँगी ये फास्ट है, इसका मतलब वो सिंगल पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद लिपिड राफ्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तरीके के स्पीड ब्रेकर होते हैं और इसमें बहुत सारे वेरियस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा मेनली स्फिंगोलिपिड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट जो होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके बारे में हमें पढ़ना है। जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है,
ये सब हम पढ़ेंगे कि पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है। ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट जो हमारा क्विक रिवीजन वाला सेशन होगा ना, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। और थैंक यू सो मच।